सर्वप्रथम ए प्लस आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम किशोर कुमार मौर्य और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आई मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश की, जिसमें हमने प्रत्यक्ष साधन अप्रत्यक्ष साधनों के बारे में जानने की कोशिश की और इसके अलावा तरंगे यानी कि भूकंपीय तरंगे सिस्मिक वेव्स कितने प्रकार की होती है और वो किस प्रकार से जनरेट करती है एनर्जी को, उसका हमने अध्ययन किया। आगे हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, इट मीन्स शेडो जोन ऑफ सिस्मिक वेव्स। भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। सबसे पहले छाया क्षेत्र के बारे में, शेडो जोन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि धरातल के अंदर तीन प्रकार की मुख्य रूप से वेव्स जनरेट करती है, जिसमें हमने पढ़ा पी वेव्स प्राथमिक तरंगे, एस वेव्स द्वितीयक तरंगे और सबसे लास्ट में आती है आपकी एल वेव्स जो कि होती है धरातलीय तरंगे। इसमें पी वेव्स और एस वेव्स जो है वह धरातल के आंतरिक भागों में यानी कि इंटीरियर जो पार्ट होता है उसमें ये जनरेट करती है मुख्य रूप से, जबकि एल वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये धरातल के ऊपर के भागों में संचयन करती है या जनरेट करती है। छाया क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर तरंगे पी वेव्स और एस वेव्स पहुंच नहीं पाती है और वह क्षेत्र भूकंप के जो प्रभाव होते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, उससे वे क्या करती है, वहां का वो क्षेत्र जो होता है वह बच जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र बोलते हैं, इट मींस शेडो जोन बोलते हैं। सबसे पहले हम पी तरंगों का छाया क्षेत्र देखने की कोशिश करते हैं। पी तरंगों का छाया क्षेत्र। सपोज कीजिए ये हमारी पृथ्वी है और इसमें मैंने बताया था कि ये हमारे सेंटर में क्या है, इनर कोर है, जहां पर धरातल में पदार्थ जो है द्रव्य अवस्था में और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये हमारा द्रव्य क्षेत्र हम मान लेते हैं। सपोज कीजिए यहां से भूकंप तरंगे धरातल के आंतरिक भाग है और यहां से भूकंप तरंगे सबसे पहले धरातल के ऊपर पहुंची, जिसे हमने क्या कहा था, अधिकेंद्र कहा था या एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। ये तरंगे यहां पहुंचने के बाद इस प्रकार से क्या करती है, ये तरंगे गति करती है इस प्रकार से। इस प्रकार से ये तरंगे सबसे पहले ये तरंगे यहां से भूकंप केंद्र से ये धरातल के ऊपर पहुंचती है और इस प्रकार से ये तरंगे फिर से धरातल के आंतरिक भागों में गमन करती है। ये गति की दिशा हो गई, मैंने बताया था कि पी तरंगे जो होती है, चाहे वह ठोस अवस्था हो, चाहे वह द्रव अवस्था हो, चाहे वह गैस अवस्था हो, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में तीनों ही भागों में ये क्या करती है, जनरेट करती है, यानी कि एनर्जी को रिलीज करती है। और इसी कारण से जब ये तरंगे जनरेट करती है, तो जब ये पी तरंगे किसी द्रव्य पदार्थ में, हमने बताया था कि ये सेंटर भाग है, ये क्या है, द्रव अवस्था में, तो जैसे ये तरंगे द्रव्य अवस्था में प्रवेश करती है तो ये क्या करती है कि अपनी दिशा को बदल लेती है, यानी हम कह सकते हैं दिशा बदल लेती है या कह सकते हैं अपवर्तन करती है। दिशा बदलना या अपवर्तन करता है, जिसके कारण ये तरंगे क्या करती है, दिशा बदलने के कारण, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में 105 डिग्री से लेकर के 1045 डिग्री और 105 डिग्री से लेकर 1045 डिग्री, इन यहां पर दिशा बदलने के कारण इस प्रवेश में द्रव्य अवस्था में प्रवेश की, तो इस तरीके से ना आकर के ये जो तरंगे हैं वो इस प्रकार से दिशा बदल रही थी और दिशा बदलने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में 1 डिग्री 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री और 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री का जो मध्य भाग होता है, यहां पर भूकंप की तरंगे जो है वह नहीं पहुंच पाती है। किस कारण से नहीं पहुंच पाती? किस कारण से नहीं पहुंच पाती? क्योंकि ये क्या करती है,
जैसे ही द्रव्य अवस्था में पी तरंगे प्रवेश करती है वह अपवर्तन करने लग जाती है, अपवर्तन करने लग जाती है या रिफ्लेक्शन करने लग जाती है, अपवर्तन या फिर रिफ्लेक्शन, अपवर्तन करने लग जाती है। और इसी अपवर्तन के कारण धरातल के आंतरिक भागों में 105 डिग्री से 145 डिग्री और 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य का भाग जो है वह क्या बन जाता है, छाया क्षेत्र कहलाता है। छाया क्षेत्र फिर से समझाते हैं, शैडो जोन क्या होता है कि ऐसा धरातलीय आंतरिक क्षेत्र जहां पर पी तरंगे जब द्रव्य अवस्था में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है और दिशा परिवर्तन करने के कारण धरातल के आंतरिक भागों में ऐसा क्षेत्र जो कि भूकंप के प्रभाव से, अर्थक्वेक के प्रभाव से वंचित रह जाता है, उस वंचित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। उस वंचित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं या कह सकते हैं शैडो जोन कहते हैं। अब पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो पी तरंगों का कुल छाया क्षेत्र जो होता है आपको लगभग ध्यान रखना है 78 डिग्री का टोटल छाया क्षेत्र पी तरंगे बनाती है, 78 डिग्री का जो है छाया क्षेत्र बनाती है। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट लेक्चरर का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कोटेशन आया था, एक कथन आया था कि पी तरंगे जो है एस तरंगों से अधिक छाया क्षेत्र बनाती है, क्या ये सही है या गलत है? तो ध्यान रखना है कि पी तरंगे जो है वह एस तरंगों से कम छाया क्षेत्र का निर्माण करती है। यहां तक समझ में आ गया होगा फिर से कि पी वेव्स का छाया क्षेत्र जो है वो 105 डिग्री से 145 डिग्री और 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य में होता है। ये लगभग 78 डिग्री का जो है छाया क्षेत्र बनाती है। इन दोनों को और इन दोनों के मध्य के भाग को जोड़ते हैं और प्लस करने के बाद में 78 डिग्री अप्रोक्सीमेटली छाया क्षेत्र का निर्माण करती है। ये जो छाया क्षेत्र है क्यों बना कि जब पी तरंगे धरातल के अधिक केंद्र पर यानी एपी सेंटर पे पहुंचती है और फिर से वे धरातल के आंतरिक भागों में ये जनरेट करती है, संचयन का कार्य करती है, तब जैसे ही पृथ्वी के आंतरिक भागों में द्रव अवस्था में प्रवेश करती है तो ये जो है तरंगे वे अपना दिशा परिवर्तन या मार्ग परिवर्तन कर लेती है, जिसके कारण भूकंप का जो प्रभाव है वह 105 डिग्री से 145 डिग्री के मध्य में भूकंप तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ पाता और इसी को हम क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र यानी कि शैडो जोन बोलते हैं। यह है पी तरंगों का छाया क्षेत्र। नेक्स्ट आता है हम पढ़ेंगे एस तरंगों का छाया क्षेत्र। अगर आपने हमारी पिछली क्लास को देखा हो तो मैंने बताया था कि एस तरंगे जो होती है वह केवल और केवल ठोस माध्यम में यानी कि ठोस माध्यम के अंदर ही प्रवेश करती है, जबकि पी तरंगे जो होती है वह ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था तीनों में ही प्रवेश करती है। यह पृथ्वी की बॉडी वेव्स है यानी कि आंतरिक जो है तरंगे होती है। अब हम पढ़ेंगे एस तरंगों का छाया क्षेत्र। यह हमारी पृथ्वी हो गई, यह हमारा इनर कोर हो गया। यह मान लेते हैं हमारा भूकंप का फोकस बिंदु, जहां पर जिसे हम कहते हैं हाइपोसेंटर या फोकस केंद्र बिंदु, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है और फिर यह सबसे पहले धरातल के जिस क्षेत्र पर प्रभाव डालता है उसको हम कहते हैं एपी सेंटर बोलते हैं। फिर से ये किरणें इस प्रकार से धरातल के आंतरिक भागों में एंटर करती है इस प्रकार से, लेकिन जैसे ही द्रव्य अवस्था में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो यहां पर यह आगे तरंगे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट मींस यहां पर ये तरंगे तरल अवस्था में नहीं पहुंच पाती और इसी कारण से 103 डिग्री से 103 डिग्री के बाद का जो क्षेत्र होता है, 103 डिग्री से 103 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र होता है धरातल का, वह धरातल का क्षेत्र क्या हो जाता है, वह पूर्ण रूप से ये जो क्षेत्र है ये छाया क्षेत्र रह जाता है, ये छाया क्षेत्र रह जाता है यानी कि शैडो जोन रह जाता है। फिर से सुनना, एस तरंगे जो होती है वह केवल और केवल ठोस माध्यम में यानी कि सॉलिड फॉर्म में ही गति करती है। इस कारण से जब ये तरंगे
धरातल ये तरंगे आंतरिक भागों में जनरेट करती है, ये तरंगे आंतरिक भागों में जनरेट करती है, तब ये तरंगे इस तरंगे द्रव्य अवस्था में नहीं पहुंच पाती और यहां आकर के ये खत्म हो जाती है। और इस कारण से धरातल के आंतरिक भागों में 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री का जो मध्य का भाग होता है, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या रह जाता है, भूकंपीय प्रभाव से क्या रह जाता है, वंचित रह जाता है। भूकंपीय प्रभाव के वंचित रह जाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र या शैडो जोन बोलते हैं। ये जो छाया क्षेत्र बनाती है, ये कुल मिलाकर लगभग 154 डिग्री का छाया क्षेत्र बनाती है। तो यहां पर हमारा ये तथ्य क्लियर होता है कि मैंने बताया था कि पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो एस तरंगों के छाया क्षेत्र से कम होता है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना बना रहा है, 78 डिग्री, जबकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना बन रहा है, 154 डिग्री, यानी कि 154 डिग्री का शैडो जोन बनाती है। तो ये आपकी पी और एस तरंगे हैं, बॉडी वेव्स हैं, जो कि शैडो जोन का निर्माण करती है। शैडो जोन क्या है कि ऐसा शैडो जोन, ऐसा छाया क्षेत्र जहां पर भूकंपीय तरंगे धरातल के आंतरिक भागों में नहीं पहुंच पाती और जहां पर भूकंप की तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, छाया क्षेत्र या शैडो जोन के नाम से जानते हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र 154 डिग्री, जबकि पी तरंगों का छाया क्षेत्र 78 डिग्री है। पी तरंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में एनर्जी को जनरेट करती है, जबकि एस तरंगे जो होती है वह ओनली फॉर ठोस यानी कि सॉलिड फॉर्म में ही क्या करती है, गति करती है, जबकि लिक्विड और गैस में आकर के ये जो एस तरंगे हैं वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी कारण से पी तरंगों से ज्यादा एस तरंगों का छाया क्षेत्र शैडो जोन अधिक होगा। यहां तक आपने भूकंपीय तरंगों के छाया क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंगों को मापने के यंत्र कौन से हैं, या भूकंप जो सिस्मिक वेव्स होती है उनको मेजरमेंट करने के किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। हमने शैडो जोन जो है पी और एस तरंगों का हमने पढ़ा, सिस्मिक वेव्स का। इसके बाद में हम भूकंप को मापने का जो यंत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक बार यहाँ पे देखिएगा। भूकंप को मापने के लिए दो प्रकार की स्केल है, एक हमारा रिएक्टर स्केल और एक है हमारा मर्केली स्केल। रिएक्टर स्केल की खोज जो है वह सन 1935 में, यहां पर नोट करना कि रिएक्टर स्केल की खोज सन 1935 में चार्ल्स रिएक्टर, किसने, चार्ल्स रिएक्टर ने की। 1935 में रिएक्टर स्केल की खोज चार्ल्स रिएक्टर ने की थी, इसी कारण से इसको रिएक्टर स्केल भी बोला जाता है। इसमें जो है भूकंप को तरंगों को ज्ञात करने के लिए, यानी कि कितना प्रभाव, कितना इफेक्ट इन तरंगों ने डाला है, जिससे परिणाम का ज्ञात किया जाता है, परिणाम को ज्ञात किया जाता है। इट मींस कि ऊर्जा जो है वह कितनी उत्पन्न हो रही है, उसी से मेजर किया जाता है कि भूकंप का जो प्रभाव होगा वो कितना होगा। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे जितनी तेज गति से ऊर्जा उत्पन्न करती है, उस ऊर्जा के आधार पर ही ये रिएक्टर स्केल काम करता है। तो पहला क्या हो गया कि ये परिणाम को ज्ञात करने के लिए, यानी कि कितनी ऊर्जा रिलीज हो रही है, उसके आधार पर ये स्केल काम करता है। इसे मैग्नीट्यूड स्केल भी बोला जाता है, यानी परिमाणात्मक स्केल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, इसमें जो इसके ये जो यंत्र होता है, इस यंत्र में 0 से लेकर के 9 यूनिट, यानी कि 0 से लेकर 9 इकाई तक अंकन किया जाता है। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से किया जाता है। इसको लॉगरिथम स्केल यानी कि लघु गुणक स्केल भी कहा जाता है। लघु गुणक स्केल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब धरातल के आंतरिक भागों से जो भूकंप की एनर्जी रिलीज हो रही है तरंगों की, वो एक स्केल पर, एक रिएक्टर स्केल पर आएगी। सपोज कीजिए यहां पर एक रिएक्टर स्केल पे अंकन किया गया जैसे 100, तो 1 से जैसे ही 2 के अंक पर आएगी तो इसका 10 गुना भाग बढ़ जाएगा। तो यहां पर आकर के कितना इसकी ताकत बढ़ जाएगी, 1000 गुना ताकत बढ़ जाएगी। इट मींस 1 से 2 के आने पर 10 गुना, 2 से 3 पर आने पर फिर 10 गुना, इस प्रकार से इसका अंकन किया जाता है। इसको गुणात्मक स्केल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है मात्रात्मक स्केल। मात्रात्मक स्केल का मतलब होता है क्वांटिटेटिव स्केल। इसमें धरातल के आंतरिक भागों से कितनी ऊर्जा रिलीज हो रही है उसके आधार पर ही ये रिएक्टर स्केल अपना जो है अंकन करता है। इस कारण से इसको मात्रात्मक स्केल या क्वांटिटेटिव स्केल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा रिएक्टर स्केल था। इसी प्रकार से मर्केली स्केल के बारे में पढ़ते हैं। मर्केली स्केल क्या होता है? देखो, मर्केली स्केल की जो बात करें तो मर्केली स्केल जो है विनाश की तीव्रता को समझाता है, यानी कि विनाश कितना ज्यादा विनाश हुआ है उस विनाश के आधार पर ही ये स्केल क्या करता है, अपना क्या करता है, अंकन करता है। यहां पर तो तरंगे कितने स्पीड से चल रही, कितनी ऊर्जा स्पीड से चल रही है उसका अंकन किया जाता है। बट मर्केली स्केल में क्या जाता है कि मर्केली स्केल पर कि इस भूकंप ने कितना ज्यादा विनाश किया है, इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश की तीव्रता को मापा जाता है कि इस तरंगों ने कितना तेज गति से जो है विनाश किया है। इसीलिए इसे इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन स्केल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस स्केल की खोज जो है वो जूसेप्पे मर्केली ने सन 1884 ईस्वी में की थी। जूसेप्पे मर्केली जो था, उन्होंने, ये एक जर्मन वैज्ञानिक था, इसने सन 1884 में यानी कि 1884 में जूसेप्पे मर्केली ने इस स्केल की खोज की थी। इसी कारण से इसको नाम दिया गया मर्केली स्केल का। इसमें अंकन जो होता है वो 1 से लगाकर के 12 तक होता है, जबकि रोमन आंकड़ों में होता है, यानी कि रोमन संख्या में होता है। रोमन संख्या का मीन्स क्या हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, इस तरीका से अंकन होता है, रोमन संख्याओं का अंकन होता है। सन 1902 में एडोल्फ केनेडी, एक भूगोल वक्ता हुआ है, एडोल्फ केनेडी, 1902 में इन्होंने 12 डिग्री तीव्रता को शामिल किया था। मतलब कि 12 डिग्री तीव्रता को शामिल किया था इन्होंने, और इस स्केल को गुणात्मक स्केल यानी कि क्वालिटेटिव स्केल, गुणात्मक, क्वालिटी का मीन्स क्या हुआ कि इन्होंने कितना विनाशकारी प्रभाव किया है, उस विनाश का जो मेन विनाश का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को इस स्केल से मेजर किया जाता है। इस प्रकार से इसे गुणात्मक स्केल यानी कि क्वांटिटेटिव स्केल भी कहा जाता है। तो यहां तक आप समझ चुके होंगे रिएक्टर स्केल एंड मर्केली स्केल में डिफरेंस क्या है, और दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमारे स्केल हैं, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट स्केल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, भूकंप का मापन यानी कि मेजरिंग अर्थक्वेक। समझ में आ गया यहां तक? तो इस प्रकार से ये भूकंप मापने की दो जो है स्केल्स हो गई। आगे हम पढ़ेंगे भूकंप के प्रकार व कारण। अब हम पढ़ेंगे भूकंप के प्रकार व कारण कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं और भूकंप आने के कारण क्या क्या होते हैं। अर्थक्वेक के आने के कारण और प्रकार के बारे में हम जानने की कोशिश करें। तो भूकंप जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया हमारे प्राकृतिक भूकंप और एक हो गया हमारे मानवजन्य भूकंप। प्राकृतिक भूकंप और मानवजन्य भूकंप, तो इनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे भूकंप जो कि प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक भूकंप कहते हैं, जिसमें मानव का कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा दो प्लेटों के धरातल के आंतरिक भागों में एक दूसरे से दूर जाने से या एक दूसरे के पास में आने के कारण या धरातल के ऊपर अधिक दबाव पड़ने के कारण जो भूकंप आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा होता है मानवजन्य भूकंप। मानवजन्य भूकंप वह भूकंप होते हैं जिसमें मानव कुछ ऐसी संरचनाओं
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करता है या कुछ ऐसी क्रियाएं करता है, एक्टिविटीज करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि धरातल के ऊपर भूकंप के झटके यानी कंपन को हम महसूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मानवजन्य भूकंप कहते हैं। अब अगर हम कारणों की बात करते हैं, सबसे पहले भूकंप, प्राकृतिक भूकंप के अगर हम कारणों की बात करें कि प्राकृतिक भूकंप आने के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, तो सबसे फर्स्ट में आपके आ जाएगा, इसमें हम बात करते हैं विवर्तनिकीय भूकंप यानी कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक। अब समझना कि टेक्टोनिक अर्थक्वेक या भूकंप किसे कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में, प्रीवियस क्लास में 3 प्रकार की क्रियाओं के बारे में या गतिविधियों के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा था हमने अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट मूवमेंट, एक पढ़ा था हमने अभिसारी, इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वर्जन मूवमेंट, एक पढ़ा था हमने संक्षी क्रियाएं, इट मींस कन्वर्जेंट मूवमेंट, जिसमें क्या होता है कि चट्टानें एक दूसरे के अध्यारोपित हो जाती है यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। फिर से समझना, पहली इसमें क्रिया है अपसारी, दूसरी है अभिसारी और तीसरी है संक्षी। धरातल के अंदर ये 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं और इन 3 तरीके के मूवमेंट के कारण क्या होता है कि धरातल के ऊपर हम क्या करते हैं, कंपन को महसूस करते हैं। समझते हैं कि विवर्तनिकीय भूकंप होता क्या है। तो जब 2 चट्टानें धरातल के आंतरिक भागों में, जब 2 चट्टानें एक दूसरे से दूर चली जाती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है, तो धरातल का जो मध्य भाग होता है उस मध्य भाग में अचानक से क्या बढ़ता है, खोखला हो जाता है और उस कमजोर पड़ने के कारण धरातल का ऊपरी भाग अचानक से नीचे की तरफ धंस जाता है और धंसने के कारण जो हमारा धरातल का जो ऊपरी भाग का जो स्ट्रक्चर होता है, वह स्ट्रक्चर भी जो स्थिर अवस्था में है, वह स्थिर अवस्था का स्ट्रक्चर अचानक से नीचे की ओर धंस जाएगा। और इसी कारण से जो धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो संरचनाएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं बनी होती है, वे भी क्या होती है, बिगड़ जाती है और इसी कारण से जो है विवर्तनिकीय भूकंप आता है। तो पहला कारण तो यह हुआ अपसारी क्रिया के द्वारा भूकंप। दूसरा, जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर, एक दूसरे के समीप आ जाती, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आ जाती है, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट, और इन प्लेटों के पास में आने के कारण, मैंने फिर से बताया था प्लेटें क्या होती है कि प्लेटें धरातल के आंतरिक भागों में जो चट्टानें पाई जाती है, चट्टानों की जो परतें पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेटें कहते हैं। इन प्लेटों के धरातल के आंतरिक भागों में एक दूसरे के पास में आने के कारण इन प्लेटों के मध्य संपीड़न की क्रिया उत्पन्न हो जाती है, यानी कि कंप्रेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है। और कंप्रेशन मूवमेंट होने के कारण ये जब प्लेटें आपस में टकराएगी तो टकराने के कारण धरातल का जो मध्य भाग है अचानक से ऊपर उठ जाएगा, या फिर टकराने के कारण क्या होता है, भूकंप का प्रभाव जो है वह उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि तरंगे उत्पन्न हो जाएगी और इस प्रकार के भूकंप को हम विवर्तनिकीय भूकंप के नाम से जानते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं संरक्षी मूवमेंट। तो जब चट्टानें, सपोज कीजिए इस प्रकार के मूवमेंट कहां पर उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के मूवमेंट वहां पर उत्पन्न होते हैं जहां एक तरफ तो आपके महासागरीय प्लेट हो, एक तरफ तो आपके महासागरीय प्लेट हो यानी कि ओशनिक प्लेट्स हो, और एक तरफ आपके महाद्वीपीय प्लेट हो, एक तरफ आपके महाद्वीपीय प्लेट हो, या इसका मतलब कॉन्टिनेंट प्लेट हो। तो महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व कम होने की वजह से और महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक होने के कारण ये महासागरीय प्लेटें क्या होती है, महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे आकर के धंस जाती है और इस प्रकार से इन क्रियाओं की वजह से भी भूकंप उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, विवर्तनिकीय भूकंप के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से पहला जो भूकंप हो गया वो क्या हो गया, हमारे विवर्तनिकीय भूकंप या फिर विवर्तनिकीय कारण। तो आपको समझ में आ गया होगा पहले भूकंप का प्रकार क्या बना,
पहले भूकंप का प्रकार बना, पहले भूकंप का टेक्टोनिक अर्थक्वेक या टेक्टोनिक रीजन, जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो पहला प्रकार विवर्तनिक के भूकंप हो गया, अपसारी, अभिसारी और संरक्षित क्रियाओं के द्वारा आता है। इसके बाद में हम दूसरे प्रकार के भूकंप की बात करते हैं। दूसरा प्रकार है हमारे ज्वालामुखी भूकंप व कारक। दूसरे प्रकार का जो भूकंप आता है वह ज्वालामुखी भूकंप कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब धरातल के आंतरिक भाग का जो मैग्मा है, जो द्रव अवस्था में जो जलता हुआ पदार्थ है, वो मैग्मा, समझना यहां पे, सपोज कीजिए ये हमारा धरातल है, ये हमारा धरातल है, ये हमारा सरफेस, ये हमारा दुर्बलता मंडल हो गया धरातल के आंतरिक भाग में, दुर्बलता मंडल। अब क्या होता है कि इस दुर्बलता मंडल में धरातल के आंतरिक भाग में तापमान अधिक होने की वजह से जो भी पदार्थ होते हैं वे क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि मैग्मा के रूप में यहां पर जमा होते हैं। और जैसे ही इस लिक्विड को रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण, ये जो लिक्विड फॉर्म के पदार्थ होते हैं ये रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जैसे ही इनको कोई जगह कमजोर मिलती है तो कमजोर मिलने के कारण अचानक से धरातल के सरफेस को तोड़ करके ये लावा के रूप में बाहर आ जाता है। और जब ये मैग्मा अचानक विस्फोट करता हुआ धरातल के सरफेस को तोड़ते हुए बाहर निकलता है तो हमारे धरातल के ऊपर कंपन महसूस करते हैं, यानी कि कंप्रेशन महसूस करते हैं, और यही क्या कहलाता है, ज्वालामुखी भूकंप कहलाता है। अगर आपको ज्वालामुखी भूकंप के अधिकतर क्षेत्र जो है विश्व में देखने को मिलेंगे तो वो मिलेंगे आपको पैसिफिक महासागर में, यानी कि प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं आपको देखने को मिल जाएगी। जिसमें आपने नाम सुना होगा, एक है फिजी जो कि जापान में है, विश्व में सबसे ज्यादा जो है भूकंप आते हैं फिजी जो कि जापान में है, और वेसुवियस जो कि आपके इटली में है। यहां पर विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं और आज भी यहां पर एक्टिव वोल्केनिक क्रियाएं जो है आज भी जारी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर मैंने क्लास में एक चीज और बता दी है कि ज्वालामुखी भूकंप होता क्या है, ज्वालामुखी का कारण क्या है, और विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर में आते हैं, और इसके उदाहरण है फिजी जो कि जापान में है, जबकि वेसुवियस जो कि आपके इटली में है। ये दो क्षेत्र जो है मुख्य क्षेत्र है। एक और है हवाई द्वीप, जहां पर भी ज्वालामुखी क्रियाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो ये क्षेत्र जो है आपको याद रखने। ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है उसके बारे में आपने समझा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया होती है। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन क्रिया यानी कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। थर्ड हम पढ़ते हैं प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत कि ये क्या कारण है कि इस कारण से जो है धरातल के ऊपर भूकंप आता है। तो यहां पर आपको समझना है सबसे पहले प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के बारे में आप यहां पे समझें। सपोज कीजिए अभिसारी, अपसारी या संरक्षित क्रिया हुई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें या तो चट्टानें एक दूसरे के पास आ रही हैं यानी प्लेटें, या एक दूसरे से दूर जा रही है या एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। जब ये चट्टानें इस क्रिया के द्वारा आने से दो चट्टानें जो होती है धरातल के आंतरिक भागों में वह अचानक से टूट जाती है, अचानक से टूट जाती है। तो टूटने की वजह से क्या होता है, धरातल के ऊपर कंपन महसूस होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारा जो साउथ अफ्रीका है, जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में जो हमारा पूर्वी दक्षिणी भाग है, वो आपने देखा होगा कि वो अफ्रीका के भाग से दरार आ गई वहां पे, और वो टूटने की वजह से वहां पर देखना कि अचानक से बहुत बड़ी दरार देखने को मिलेगी। वो भी एक भूकंप का कारण है कि जब, और प्लेटों का मतलब क्या है कि चट्टानें जो होती है, चट्टानें कोई छोटी चीज नहीं होती, चट्टानें हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई होती है, और अचानक से सोचो इतनी बड़ी प्लेटें, इतनी बड़ी चट्टानें जो है एक मैग्मा के ऊपर तैर रही है। क्या है कि जितनी भी प्रकार की प्लेटें ये क्या है, मैग्मा के ऊपर तैर रही है। और जब ये प्लेटें अचानक से तैरती हुई अचानक से टूट जाए
तो टूटने के कारण धरातल का जो संरचना होगी वह भी क्या हो जाएगी, वह धरातल की संरचना भी क्या होगी, अचानक से अनबैलेंस हो जाएगी। और धरातल के ऊपर भी जितने प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर, चाहे हमारे घर, रोड, ब्रिज या डैम्स जो भी होंगे वे भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। और इस प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत में क्या होता है कि दो प्लेटें आपस में टूट जाती है, चट्टानें आपस में टूट जाती है और टूटने के बाद में फिर से वह अपनी जगह पर आकर के मिल जाती है या अपनी जगह पर वापस आकर के स्थापित हो जाती है। उससे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत यानी कि इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी के नाम से जानते हैं। फिर से समझना कि प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत में क्या होता है, दो जो चट्टानें होती है वह आपस में टूट जाती है और टूटने के बाद में फिर से वह अपनी जगह पर आ जाती है और ये जब क्रियाएं होती है तब धरातल के ऊपर कंपन महसूस होता है। और यही कारण है कि हमारा भूकंप जो है वो भूकंप के द्वारा हम धरातल के ऊपर कंपन महसूस करते हैं। तो यहां तक आपने तीन प्रकार के विवर्तनिकीय भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप के कारण, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत के जो भूकंप या कारण पढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत। पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं समस्थिति समायोजन सिद्धांत कि भूकंप आने का एक और कारण, एक और फैक्टर क्या है, कि कारक क्या है जिसकी वजह से भूकंप और किस तरीके से आ सकता है। इससे पहले हम पढ़ते हैं समस्थिति समायोजन सिद्धांत, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट थ्योरी क्या होती है। तो इसको समझो, हम हर एक चीज को, एक एक चीज को क्लियर करते जाएंगे ताकि उस वर्ड मीनिंग को आप समझ सकें और जब वो आपके सामने वो वर्ड आए तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। तो समस्थिति समायोजन सिद्धांत क्या होता है, सपोज कीजिए ये आपका धरातल है, सपोज कीजिए ये आपका धरातल, इस धरातल के ऊपर कहीं पर आपको पर्वत देखने को मिलेगा, कहीं आपको पठार देखने को मिलेगा, कहीं आपको मैदानी भाग देखने को मिलेगा और कहीं आपको सागरीय भाग देखने को मिल जाएगा। तो समस्थिति समायोजन सिद्धांत क्या कहता है कि धरातल के ऊपर की ओर जितना भार होगा उतना उससे कहीं ज्यादा जो है धरातल के आंतरिक भागों में भी वो भार होगा। और इसी कारण से क्या होता है कि धरातल के ऊपर का और धरातल के नीचे का जो है संतुलन बना रहता है। यहां तक आपने समझा होगा। लेकिन अचानक से क्या होता है कि किसी भी प्राकृतिक कारण से या मानवीय कारण से क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मान लो कि यह हमारा धरातलीय क्षेत्र है और इस धरातल पे क्षेत्र पे मानव ने क्या कर दिया, यहाँ पर एक मैदानी क्षेत्र था और यहाँ पर क्या कर दिया, एक मोटी सी दीवार बना करके यहाँ पर जलाशय भर दिया बहुत बड़े भाग में। मतलब कि एक डैम बना दिया, एक महासागर बना दिया, एक डैम बना दिया, एक बांध बना दिया। तो ये मानव क्रिया के द्वारा बना हुआ। तो यहां पर जब ये बांध का प्रेशर पड़ेगा तो धरातल के आंतरिक भाग में यहां पर मैदान जितना भार घेर रहा था उससे इस बांध के यहां पर पानी इकट्ठा करने के कारण यहां पर क्या दबाव बढ़ जाएगा और ये दबाव को नहीं सहन कर पाएगा और इस कारण से धरातल अनबैलेंस हो जाएगा, जिससे एक भाग ऊपर उठ जाएगा धरातल का और एक भाग नीचे धंस जाएगा और इस क्रिया के द्वारा चट्टानें एक दूसरे से टूट जाएगी और इस कारण से क्या होता है, धरातल के ऊपर भूकंप का झटका या भूकंपीय क्रिया जो है उत्पन्न होती है। तो यहां तक आपने समझ लिया होगा आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट थ्योरी क्या है कि धरातल के ऊपरी भाग में और धरातल के आंतरिक भाग में जो क्या होता है, एक बैलेंस होता है और वह बैलेंस जब मानव क्रियाओं के द्वारा या फिर प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा वह बैलेंस खत्म हो जाता है तो धरातलीय भाग ऊपर नीचे की ओर टूट जाता है, जिससे कि हम भूकंप के झटके या कंपन को हम महसूस करते हैं। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक क्रियाओं यानी धरातल की आंतरिक क्रियाओं का प्राकृतिक कारण जो है भूकंप आने का क्या है, तो वो है भूपटल का संकुचन। इट मींस कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ। संकुचन क्या होता है कि जब धरातल के आंतरिक भागों में, समझना यहाँ पे हर एक चीज को समझना कि समझिए कि ये हमारा क्या हो गया, सरफेस हो गया यानी कि धरातल, ये हमारा क्या हो गया, धरातल। अब क्या होता है कि धरातल के आंतरिक भागों में या तो प्लेटों की गति के कारण या फिर तापमान के कारण, या तो प्लेटों की गति के कारण
या तापमान के कारण क्या होता है कि धरातल के आंतरिक भागों में पदार्थों के बीच में क्या होता है, संकुचन होने लगता है। संकुचन यानी कि कंस्ट्रक्शन होने लगता है। संकुचन क्या है कि जो पदार्थ होते हैं वे आपस में एक दूसरे के पास में दबाव डालने लगते हैं और सिकुड़ने लगते हैं। तो उस सिकुड़न की वजह से क्या होता है कि जहां सपोज कीजिए कि इस जगह पर संकुचन हो रहा है और ये एक और जगह है, तो प्लेटें जब इस जगह पर संकुचन करेगी, मतलब कि यहाँ की प्लेट इसके पास में आने के कारण क्या करेगी, संकुचित होगी यानी इकट्ठा होगी। तो दूसरा जो भाग है जहां से प्लेट दूसरी जगह से चली गई तो वहां पर क्या होगा, विरलीकरण हो जाएगा। विरलीकरण क्या होता है कि विरलीकरण का मतलब होता है कि दूर दूर होना प्लेटों का। तो इसी कारण से संकुचन और विरलीकरण की क्रिया के कारण धरातल का जो ऊपरी सरफेस होता है, वह ऊपरी सरफेस जो होता है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने की वजह से धरातल के ऊपर भूकंप हम महसूस करते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक भूकंप के कारण कितने हैं, 5 कारण हैं। विवर्तनिकीय भूकंप, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ज्वालामुखी भूकंप, वोल्केनिक अर्थक्वेक, प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत के द्वारा, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के द्वारा किस प्रकार से हमने समझा, समस्थिति समायोजन सिद्धांत के द्वारा भूकंप किस प्रकार से आता है, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट थ्योरी में कि इसमें भार के बारे में बताया, भूपटल संकुचन यानी कि कंस्ट्रक्शन यानी कंप्रेस होना, सिकुड़ना, और विरलीकरण यानी कि एक दूसरे से दूर जाने की क्रिया के द्वारा क्या होता है, संकुचन और कंप्रेशन के कारण ही क्या होता है, भूकंप उत्पन्न महसूस करते हैं। तो ये धरातल पर या पृथ्वी पर जो भूकंप आने के ये हमारे प्राकृतिक कारण रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे भूकंप आने के मानव जनित कारकों के बारे में। 2 प्रकार के बताएं, प्राकृतिक भूकंप और एक मानवजन्य भूकंप। अब हम पढ़ेंगे मानवजन्य कारण क्या क्या है भूकंप आने के। मानवजन्य कारक या एंथ्रोपोजेनेटिक अर्थक्वेक, इंग्लिश में मानवजन्य कारकों को बोला जाता है, कारणों को एंथ्रोपोजेनेटिक रीजन या एंथ्रोपोजेनेटिक अर्थक्वेक। मानवजन्य कारण से आप समझते हैं कि मानव के द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती है धरातल के ऊपर या धरातल के आंतरिक भागों में, जिसके कारण भूमि जो है असंतुलित हो जाती है और धरातल के ऊपर हम कंपन को महसूस करते हैं। जिसमें आपने पढ़ा होगा, मैंने एक सिद्धांत या थ्योरी के बारे में बताया था, समस्थिति समायोजन सिद्धांत बताया था, आइसोस्टैटिक थ्योरी बताई थी। इसमें क्या है, आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट थ्योरी में मैंने बताया था कि सपोज कीजिए धरातल है, धरातल के ऊपर मानव ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, बड़े बड़े डैम बना दिए, कोई विस्फोट कर रहा है, तो इस रीजन से क्या होता है, धरातल असंतुलित हो जाती है और उसके कारण धरातल के ऊपर भूकंपीय तरंगों के प्रभाव के कारण हम क्या करते हैं, भूकंप को महसूस करते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मानव जनित कारक या एंथ्रोपोजेनेटिक जो है रीजन कौन कौन से हैं। तो मानवजन्य कारण में सबसे पहला कारण जो रहा है वो बांध व जलाशयों का निर्माण करना। बांध व जलाशयों का निर्माण करना, बांध व जलाशयों का निर्माण। हमने समस्थिति समायोजन सिद्धांत आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट थ्योरी को पढ़ा था। इसमें मैंने क्या बताया कि धरातल के ऊपर चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, सागर हो, महासागर हो, और एसी का इतना ही भार धरातल के आंतरिक भागों में भी ये भार को अधिग्रहण किए हुए रहते हैं। लेकिन अब सपोज कीजिए कि ये जो हमारा मैदानी क्षेत्र है, सपोज कीजिए ये हमारा मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र जब तक था तब पृथ्वी का संतुलन था। अब मानव ने क्या किया कि सपोज कीजिए यहां से रिवर आ रही है, तो नदी के यहां आने वाले क्षेत्र पे यहां पर इन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी दीवार बना दी धरातल के ऊपर। 2 पहाड़ियों के बीच में, ये पहाड़ी हो गई हमारी और ये पहाड़ी हो गई, तो इन पहाड़ियों के इधर भी पहाड़ी, इधर भी किनारा और बीच में मैदान था, और यहां पर इन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी दीवार बना दी, और दीवार में बनाने के कारण क्या हुआ, यहां पे धीरे धीरे पानी जो है स्टोर होने लगा। जमाव होने के कारण क्या होगा कि यहां पर क्या है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा,
समस्थिति समायोजन सिद्धांत क्या है कि जितना भार ऊपर होता है उतना ही संतुलन बनाने के लिए उसके अनुसार भार नीचे भी होता है। बट यहाँ पर मानव ने इस प्रकार से क्रिया की और यहाँ पर जल का भार अधिक हो गया और इस कारण से संतुलन बिगड़ गया। तो इन फ्यूचर में क्या होगा, या तो ये बांध अचानक से टूट जाएगा, या तो ये बांध अचानक से टूट जाएगा और दीवार टूट गई तो पानी जब एक साथ में तेज बहेगा तो क्या धरती कंपन नहीं करेगी, करेगी। या फिर क्या होगा, यहां पर भार अधिक होने की वजह से ये भार जो है अचानक से नीचे धंस जाएगा या इसके पास वाला किनारा ऊपर उठ जाएगा। आपने ब्रंश पढ़े होंगे कि ब्रंश किस प्रकार से बनते हैं कि धरती के भाग के ऊपर उठने या नीचे धंसने से दरार पड़ जाती है और दरारों के कारण चट्टानें चटक जाती है और चटक जाने की वजह से ही क्या होता है, धरातल के ऊपर कंपन महसूस करता है। तो मानव जनित कारकों में सबसे पहला कारण क्या हो गया, बांध व जलाशयों का निर्माण। इट मींस फॉर्मेशन ऑफ डैम्स एंड रिजर्व्स। दूसरा हम पढ़ते हैं माइनिंग यानी खनन क्रिया। खनन क्रिया क्या होती है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में अटेंड की हो तो वहां पर आप नोट डाउन करोगे कि माइनिंग क्या होती है कि धरातल के ऊपर क्या करते हैं हम, या धरातल के आंतरिक भागों में क्या करते हैं, धरातल के ऊपर हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के धातुओं को, पदार्थों को हम क्या करते हैं प्राप्त करने के लिए, मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, खनन कार्य करते हैं जिससे। और इन खनन क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, सपोज कीजिए माइनिंग के द्वारा किस प्रकार से आपके भूकंप आएगा, यहां पर समझना कि माइनिंग करने से कैसा आएगा। सपोज कीजिए ये हमारा धरातल, इस धरातल का ये भाग मान लो पहाड़ी इलाका है। आपने आज तक नोट किया होगा कि हमने कोयला प्राप्त करने के लिए, लोहा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, धरातल के जैसे सपोज कीजिए इसका आंतरिक भागों में यहां पर आपको क्या ध्यान पड़ा कि यहां पर क्या है, लोहा या कोयला या विभिन्न प्रकार के खनिज है। तो आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, खुदाई करते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं। और इसके ऊपर वाला भाग तो हार्ड शेप है, लेकिन अंदर वाला भाग क्या हो जाता है, बार बार खुदाई करने की वजह से खोखला रह जाता है। और इन फ्यूचर क्या होता है कि ज्यादा खोखला होने की वजह से ये ऊपर वाला भाग अचानक से टूट जाता है और नीचे की ओर धंस जाता है। तो अचानक टूटने की वजह से क्या भूमि के ऊपर कंपन महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये छोटी जो कोई बात तो हो नहीं रही, ये हो रही है बड़े बड़े पर्वतों की, बड़े बड़े पठारों की, जहां पर और धरातल के आंतरिक भागों की, जहां पर खोखलेपन की वजह से अचानक से ऊपर का भाग नीचे धंस जाता है। आपने अगर किसी मूवी में या आपने न्यूज़पेपर में कभी पढ़ा हो कि कोयला खानों में काम करने वाले लोग जब सुरंगों में प्रवेश करते हैं तो अचानक से वहां पर क्या प्रेशर रिलीज होता है और प्रेशर की वजह से वो ऊपर का भाग नीचे धंस जाता है। तो कोयले खानों में काम करने वाले या सोनों की खानों में काम करने वाले को आपने देखा होगा वहां पर जोखिम होता बहुत ज्यादा, और उसी जोखिम की वजह से उनको वहां पर काम करने के लिए पैसे भी अधिक मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहां पर ये जो घटना है वह कभी भी किसी भी क्षण हो सकती है। और इसी कारण से आपको समझना है कि माइनिंग के द्वारा जो है धरातल के ऊपर भूकंप पैदा होता है। मैंने ये भी बताया था आज तक की सबसे गहरी माइनिंग खुदाई जो आपके कहां की गई है, अफ्रीका में। जहां और किस जगह की गई है, क्या प्राप्त करने के लिए, सोना की खानों में, सोने की खान। आज तक की सबसे गहरी खुदाई जो की गई है वो केवल और केवल 3 से 4 किलोमीटर की गहराई पे की गई है। और कहां की गई है, वो की गई है अफ्रीका में, सोना प्राप्त करने के लिए की गई है। और ड्रिलिंग की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था ड्रिलिंग, यहां पर एक कॉन्सेप्ट, एक और चीज समझ लीजिए कि ड्रिलिंग यानी कि वेदन। ड्रिलिंग क्या होती है कि धरातल के आंतरिक भाग में जो है ड्रिलिंग करना यानी कि छेद करना, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। और ड्रिलिंग का काम जो है वो आज तक की सबसे गहरी ड्रिलिंग जो है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि 9 से 12 किलोमीटर की गहराई पर, और कहां की गई है, अंटार्कटिक महासागर में। और किसके लिए, अंटार्कटिक महासागर में
की गई है कोला खान में। और ये किस लिए की गई है? यहां से जो है वो क्रूड ऑयल यानी कि तेल प्राप्त करने के लिए की गई है, जो 9 से 12 किलोमीटर की गहराई में की गई। तो खनन क्रिया के द्वारा भी क्या आता है, धरातल के ऊपर भूकंप के झटके हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे विस्फोट, एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन क्या होता है, देखो समझना कि आज के वर्तमान युग में अभी हाल ही में हमारा जो एक मुद्दा चल रहा है जिसमें आपने देखा होगा इराक और इजराइल के मध्य में जो है लड़ाई चल रही है, और उसमें देख रहा होगा कि विभिन्न प्रकार के वहां पर लड़ाई में परमाणु बम या विस्फोट किए जा रहे हैं, जिससे धरातल के ऊपर जहां पर इजराइल के ऊपर जो बम गिराए जा रहे हैं, वहां पर जब बॉम्ब्स गिरते हैं तो जितने भी प्रकार के स्ट्रक्चर है वो भी क्या करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, और कितना विनाशकारी वहां पर प्रभाव हो रहा है। ये भी एक अर्थक्वेक का तरीका आप बता सकते हैं। कैसे कि जब कोई परमाणु बम किसी क्षेत्र में गिरता है या कोई विस्फोटक सामग्री गिरती है तो वहां का पूरा धरातल का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होगा, और वहां पर भारी मात्रा में जान माल की हानि और प्राकृतिक हानि आपको देखने को मिलेगी। और इसका जीता जाता उदाहरण जो आज के वर्तमान समय में अपने प्रेजेंट टाइम में जो इराक और इजराइल के मध्य में जो लड़ाई चल रही है उसमें आपको देखने को मिलेगी। विस्फोट क्या होता है कि सभी जो हमारे आज के वर्तमान युग में देश, कंट्रीज है, वो अपने आप में क्या है, एक महान शक्ति बनने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के वेपन्स जो है बनाकर तैयार किए। अब क्या होता है कि जब भी किसी परमाणु बम का, सपोज कीजिए कि परमाणु बम का परीक्षण करना है, तो या तो वे क्या करेंगे, महासागरों की गहराई में करेंगे, या फिर क्या करेंगे कि वे धरातल के आंतरिक भाग में खुदाई करेंगे और उस परमाणु बम को धरातल के बहुत ही ज्यादा गहराई में उसको पहले तो प्लांट करेंगे, और उस प्लांट करने के बाद में उसको विस्फोट करते हैं ताकि क्या हो, धरातल के ऊपर कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो। लेकिन जब आंतरिक भाग में किसी बम को, परमाणु को, बम को प्लांट किया जाता है तो उसकी विस्फोटक एनर्जी के कारण जो धरातल है वो पूरा कंपन करता है। अगर आपको ध्यान होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो हमारा जैसलमेर पोखरण जो स्थान था, वहां पर हमने परमाणु परीक्षण किया था, और उस परमाणु परीक्षण के कारण जैसलमेर के जहां पर किया गया था वहां पर वो पूरी भूमि नीचे की ओर धंस गई थी। तो ये क्या है, ये विस्फोटक भूकंप का एक प्रकार है, एक कारण है जिसके कारण मानव क्रियाओं के द्वारा विस्फोट उत्पन्न होता है, मानव क्रियाओं के द्वारा ज्वाला जो है भूकंप उत्पन्न होता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि बड़ी बड़ी खानों में खुदाई करने के लिए, विस्फोट करने के लिए, परमाणु परीक्षण करने के लिए जो मानव क्रियाएं, एक्टिविटीज की जाती है, उसके कारण भी धरातल के ऊपर भूकंप के झटके या भूकंप को हम महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से ये मानव जन्य कारक, एंथ्रोपोजेनेटिक रीजन, और प्राकृतिक कारक यानी कि नेचुरल जो है रीजन, हमने यहां तक हमने भूकंप के समझे। भूकंप के प्रकार पढ़ने के बाद में अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस भूकंप के प्रकार में एक प्रकार का और भूकंप आता है जिसे हम नाम देते हैं जलीय भूकंप। जलीय भूकंप जो है महासागरों और सागरों में आपको देखने को मिलता है। जिस प्रकार से प्राकृतिक भूकंप है, जिस प्रकार से हमारे मानव जनित भूकंप है, एंथ्रोपोजेनेटिक भूकंप है, उसी प्रकार से जलीय भागों में, सागरों और महासागरों में भी क्या आता है, भूकंपीय क्रिया देखने को मिलेगी। हमने एक मोमेंट पढ़ा था जिस मोमेंट को हमने नाम दिया कन्वर्जेंट मोमेंट। और कन्वर्जेंट मोमेंट क्या है कि प्लेटों के एक दूसरे के समीप आने से क्या होता है, कन्वर्जेंट मोमेंट उत्पन्न होता है, यानी कि एक दूसरे के समीप आएगी प्लेट। अब क्या होता है, सपोज कीजिए ये हमारी महासागरीय प्लेट है, ये हमारी महासागरीय प्लेट, और ये हो गई हमारी महाद्वीपीय प्लेट। ये हमारी क्या हो गई, महाद्वीपीय प्लेट यानी कि कॉन्टिनेंट प्लेट। मैंने क्या बताया था कि कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीपीय प्लेटों का घनत्व कम और महासागरीय प्लेटों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और कन्वर्जेंट मोमेंट के द्वारा धरातल का जो इंटीरियर पार्ट होता है, जो आंतरिक पार्ट होता है, इस आंतरिक पार्ट पे क्या होता है कि इस आंतरिक पार्ट से रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी जो है क्रियाएं होती है, और इन क्रियाओं के कारण कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो कि चारों दिशाओं में चली जाती है। चारों दिशाओं में ये एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी।
और एनर्जी रिलीज होने के कारण ये धरातल के ऊपर जो जल भरा होता है महासागरों में और सागरों में, ये अचानक से क्या ऊपर उठने लगता है और चारों तरफ एनर्जी रिलीज होने के कारण ये क्या करते हैं, लहरों का निर्माण करते हैं। जहां से ये लहरें उत्पन्न होती है वह लंबवत होती है। लंबवत का मतलब ये होता है कि इन लहरों के मध्य का जो दूरी होती है वह अधिक होती है, यानी कि ऊंचाई कम। नोट करना कि जहां से ये समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है यहां पर इनकी क्या होती है, हाइट जो होती है वह हाइट कम होती है और ये लहरें जो होती है लंबी होती है, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वह लंबाई में अधिक होता है। जबकि स्पीड की बात करें, यहां पर लहरों की गति की, तेजी की, वेलोसिटी की बात करें तो यहां पर इनकी स्पीड जो होती है महासागरों के अंतर्गत वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। बट जैसे ही ये लहरें हमारे धरातल के निकट तटों पर पहुंचती है या महाद्वीपों पर पहुंचती है, तब ये लहरें क्या होती है, इन लहरों की यहां आकर के बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होना प्रारंभ कर देती है। यहां पर लहरों की ऊंचाई अधिक होती है, लंबवत होते हैं, बट यहां पर विनाश, डिस्ट्रक्शन जो होता है वह कम होता है। बट ये लहरें जब तटों के सहारे पहुंचती है तो तटों के सहारे पहुंचने के कारण इन लहरों की ऊंचाई जो होती है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। ऊंचाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ही ज्यादा बढ़ने के कारण ये विनाशकारी हो जाती है। ये क्या हो जाती है, विनाशकारी हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने के कारण ये विनाश बहुत ही ज्यादा महाद्वीपों पर करती है। इन विनाशकारी यहां पर लहरें ये ऊंचाई में अधिक हो जाती है, इनकी जो स्पीड होती है वह स्पीड कम हो जाएगी लेकिन ऊंचाई बढ़ जाएगी और ऊंचाई बढ़ने के कारण ये लहरें विनाशकारी लहरों में परिवर्तित हो जाएगी। और इसी विनाशकारी जो लहरें हैं, इसी विनाशकारी लहरों को हम क्या कहते हैं, हार्बर वेव्स के नाम से भी जानते हैं। हार्बर वेव्स जो विनाशकारी लहरें होती है और तटों के किनारे ये लहरें उत्पन्न होती है, तेज विनाशकारी हो जाती है, इसलिए इसको हार्बर वेव्स भी कहा जाता है। हार्बर वेव्स नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये तटों के कारण सहारे, ये बंदरगाहों के सहारे क्या करती है, ये विनाश का प्रभाव का कारण बनती है, इसलिए हम इसे हार्बर वेव्स भी कहते हैं। और इन हार्बर वेव्स को हमने किस नाम से इसको संबोधित किया, वो किया है सुनामी लहरें, जिसे हमने नाम दिया सुनामी। इसको हमने क्या नाम दिया है, सुनामी लहरें। इन लहरों का हम अगर उदाहरण की बात करें तो याद रखना सन 2004 में भारत और इंडोनेशिया में सुनामी आया था और सन 2011 में जापान में जो है हमें सुनामी की घटनाओं को देखने को मिलेगी। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि ज्वलीय भूकंप या जलीय भूकंप किस प्रकार से आता है कि दो चट्टानें, जब महाद्वीपीय चट्टानें और महासागरीय चट्टानें आपस में आ जाती है, महाद्वीपीय चट्टानों और महासागरीय चट्टानें आपस में आती है तो धरातल के आंतरिक भागों में रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं, जो एनर्जी है, वह महासागरों में उत्पन्न होती है। उन तरंगों के कारण ये तरंगे महासागरों में चारों तरफ रिलीज होती है और रिलीज होने के कारण जो धरातल के ऊपर महासागरों में या सागरों में जो जल होता है वह अचानक से चारों तरफ ऊपर की ओर उठने लगता है और ऊपर की ओर उठने की वजह से क्या होता है कि ये लहरें उत्पन्न होने लग जाती है।
इन लहरों की जो गति होती है वह महासागरों के अंदर जो स्पीड होती है वो होती है तेज, ऊंचाई जो होती है वह कम होती है, जबकि इनके बीच की जो लंबाई होती है वह अधिक होती है। बट ये जब लहरें महासागरों से तटों की ओर पहुंचती है, महाद्वीपों की ओर, तब इनकी ऊंचाई तो अधिक बढ़ जाएगी, इनकी तीव्रता कम हो जाएगी, बट ऊंचाई अधिक बढ़ने के कारण ये विनाशकारी जो है प्रभाव डालती है तटों पर और महाद्वीपों पर, और भारी जान माल और प्रकृति का ये नुकसान करती है। और इसी कारण से इन विनाशकारी जो तरंगे हैं, इन विनाशकारी लहरों को हमने हार्बर वेव्स, हार्बर तरंगे या हार्बर वेव्स के नाम से भी जाना। और इन्हीं हार्बर वेव्स को हमने क्या नाम दिया? सुनामी, जिसका हमने उदाहरण देखते हैं तो भारत में सन 2004 में भारत और इंडोनेशिया में ये इसी प्रकार की जो लहरें उत्पन्न हुई उनको सुनामी नाम दिया गया था। और सन 2011 में जापान में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर इस प्रकार की समुद्री लहरों को देखने को मिलेगा, जहां पर भारी मात्रा में नुकसान का सामना इन देशों को करना पड़ा। तो इस प्रकार से हमने जलीय भूकंप के बारे में जाना, जलीय भूकंप किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसके बारे में हमने जाना, और सुनामी लहरें क्या होती है उसके बारे में हमने जाना। तो ये हमारा जलीय भूकंप, और इस प्रकार से हमने जलीय भूकंप और प्राकृतिक भूकंप और हमने मानव जनित भूकंप के प्रकार और इनके कारणों को समझा। भूकंप के प्रकार और कारणों को समझने के बाद में हम भारत में भूकंप के मापने की जो स्केल है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि भूकंप मापने की दो प्रकार की हमने स्केल पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी हमने रिक्टर स्केल और दूसरी पढ़ी थी हमने मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल की खोज किसने की थी? तो रिक्टर स्केल की खोज 1935 में किसने की थी? चार्ल्स रिक्टर ने, और इसी कारण से इसको रिक्टर स्केल बोला जाता है। मर्केली स्केल की खोज किसने की थी? तो मर्केली स्केल की खोज जूसेपी जो है मर्केली ने की थी, और कब की थी? 1884 में। और ये क्या है? एक क्वांटिटेटिव स्केल है, यानी कि इसमें क्वालिटी को जाना जाता है। जबकि हमने रिक्टर स्केल में क्या पढ़ा था कि ये एक जो है हमने क्या पढ़ा था? ये एक मात्रात्मक स्केल है, इसके बारे में हमने जाना था। क्वालिटेटिव स्केल और क्वांटिटेटिव। मर्केली स्केल हो गई हमारी क्वालिटेटिव स्केल यानी कि गुणात्मक स्केल, और रिक्टर स्केल जो हो गई हमारी क्वांटिटेटिव स्केल हो गई, जिसे हम मात्रात्मक स्केल के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि भारत में जो स्केल है भूकंप को मापने की, उस स्केल का नाम है एमएसके स्केल। उस स्केल का नाम एमएसके स्केल है, जिसकी फुल फॉर्म है मदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल। एमएसके का फुल फॉर्म है मदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल। ये भारत की स्केल है, और इस स्केल को सन 1964 में मदवेदेव जो भूगोल वक्ता है उन्होंने इसको बनाया था। इस स्केल को 1964 में बनाया गया था, तो इसी कारण से इस स्केल को किस नाम से जाना जाता है? एमएसके 64। मदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल का निर्माण 1964 में किया गया था, और इसी कारण से इसकी सन और इसके जो वैज्ञानिक है उसके नाम पर इसको एमएसके 64 के नाम से जाना जाता है। ये स्केल जो है, जो कि चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में जो स्केल बनाई थी, उस स्केल का संशोधित रूप है। किसका? मर्केली स्केल का संशोधित रूप है। इस यहां पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, ये स्केल जो है ये भी विनाश की तीव्रता को नापता है।
जो मर्क्यूरी स्केल है उस विनाश की तीव्रता को मापता है, विनाश की तीव्रता को, इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन को नापता है, और ये इस पर जो अंकन किया जाता है वो फर्स्ट टू लेकर के 12 यूनिट के मध्य में रखा गया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप को मापने की जो स्केल है वो एमएस की स्केल है। ये मदवेदेव स्पूनर कार्निक स्केल के नाम से जानी जाती है। इसका जो स्केल को संबोधित किया जाता है वो एमएस के 64 के नाम से किया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसका 1964 में खोज की गई थी, इसलिए एमएस के 64 कहा जाता है। ये विनाश की तीव्रता को नापती है, इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन को मापती है, और इसमें जो अंकन किया जाता है वो फर्स्ट से लेकर के 12 यूनिट तक, इकाई तक किया जाता है। और ये जो होता है ये फर्स्ट टू 11 के मध्य में मापा जाता है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे मदवेदेव स्पूनर स्केल के बारे में जानकारी मिली। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो मॉडल प्रस्तुत किया है उसके बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग जो है भूगोल वक्ताओं ने या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं। एग्जाम के नजरिए से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा श्वेत का वर्गीकरण, आंतरिक जो वर्गीकरण दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वान डी क्राफ्ट का जो मत है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहला श्वेत और दूसरा वान डी क्राफ्ट। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वर्गीकृत करते हुए इन्होंने पृथ्वी का जो अलग अलग फॉर्मेशन है वो बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं होम्स महोदय की। होम्स महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है दो भागों में डिवाइड किया। दो भाग बताए इन्होंने, कौन कौन से? पहला हो गया हमारा क्रस्ट, पहला हमारा क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। और दूसरा भाग इन्होंने बताया सबस्टर्डम यानी अधः स्थल, जो हमारा इनर भाग हो गया। इन्होंने कहा कि एक तो धरातल के आंतरिक भाग के ऊपर, आंतरिक भाग में एक तो हमारी क्रस्ट है जो दुर्बलता मंडल और जो है कमजोर पदार्थों से मिले, और एक है सबस्टर्डम, ये अधः स्तर कहलाता है जहां पर द्रव्य अवस्था और ठोस अवस्था को इन्होंने बताया। दूसरा हमारा आते हैं जेफरीज महोदय। जेफरीज महोदय ने जो है पृथ्वी के आंतरिक भागों को 4 भागों में डिवाइड किया। इन्होंने लेयर बताई कि प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर के नाम से इन्होंने 4 जो है परतें बताई। इन्होंने प्रथम स्तर को बाहरी परत कहा और चतुर्थ स्तर को आंतरिक परत का नाम दिया है। होम्स और जेफरीज महोदय के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्गीकरण माना जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वो आंतरिक संरचना का सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण माना जाता है श्वेत महोदय का। और अधिकतर श्वेत और वान डी क्राफ्ट का जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो क्लासिफिकेशन है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का जो पेपर हुआ है उसमें वान डी क्राफ्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। श्वेत महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में डिवाइड किया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जो है वो ध्यान रखना है कि श्वेत महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को वर्गीकृत करने के लिए कौन से दृष्टिकोण को शामिल किया है। तो ध्यान रखना, उन्होंने रासायनिक दृष्टिकोण को बेस बनाया, आधार बनाया है, और इसी आधार पर श्वेत महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में, जिसमें एक आ गई आपकी सियाल, दूसरा आ गई आपकी सीमा, और तीसरी आ गई आपके नीफे। इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 प्रकार की चट्टानें बताई है, सियाल, सीमा और नीफे। और इन चट्टानों के बारे में हम डिटेल से जो अध्ययन करेंगे वो हम जब चट्टानों के प्रकार और खनिजों के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। श्वेत महोदय ने 3 प्रकार की परत बताई, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है, सीमा जिसमें
सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, और निम्न पे जिसमें निकल और फेरस की मात्रा पाई जाती है। और घनत्व के आधार पर ये जो है अलग अलग चट्टानें या परतों में डिवाइड है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट एक और आपके, जिसका नाम है वान डी क्राफ्ट का क्लासिफिकेशन, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो क्लासिफिकेशन है वो वान डी क्राफ्ट का भी मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है बाहरी सिलिका परत, दूसरी है आंतरिक सिलिकेट व मेंटल परत, तीसरी है मिश्रित धात्विक व सिलिकेट परत, और चौथी जो है वो है धात्विक केंद्र यानी कि मेटालिटिक सेंटर। बाह्य सिलिका जिसमें सिलिका की मात्रा और एल्यूमिनियम पाया जाता है, आंतरिक सिलिकेट व मेंटल परत जिसमें सिलिका भी पाया जाएगा, मैग्नीशियम भी पाया जाएगा, एल्यूमिनियम भी पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित धात्विक सिलिकेट, जिसमें सिलिका, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और जो है आपके इसके अलावा एल्यूमिनियम पदार्थों की परत देखने को मिलेगी। मिश्रित का मतलब यहाँ पर मिश्रण के रूप में परतें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है धात्विक केंद्र यानी कि धातुइक पदार्थ, जिसमें आपको निकल और फेरेनियम या फेरस के जो है भंडार देखने को मिलेंगे, यानी कि लोहा और निकल देखने पाया जाएगा, जिसमें कि घनत्व सर्वाधिक मात्रा में होने के कारण ये पृथ्वी के केंद्र भाग में पाए जाते हैं। और पृथ्वी के केंद्र भाग में ये जो पदार्थ हैं ये द्रव्य अवस्था में और ठोस अवस्था में आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि पृथ्वी के केंद्र भाग की दूरी कितनी है? पृथ्वी के केंद्र भाग की दूरी जो है 6371 किलोमीटर है, जहां पर तापमान की अधिकता के कारण कोई भी पदार्थ जो है वह ठोस अवस्था में होकर के तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है डेली का वर्गीकरण। तो डेली ने जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में वर्गीकृत किया। यहाँ पर आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मेनली जो फोकस करना है वो स्वेस का वर्गीकरण और वान डी क्राफ्ट का वर्गीकरण, और आज के वर्तमान का जो सबसे लोकमान्य मत है वो आपको याद रखना पड़ेगा, और जिसके बारे में हम आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे।